आज की नई कहानी है बाबूजी। आज बाबूजी की बरसी है। परिवार के सारे सदस्य, नाते रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं। सबकी बातचीत में बाबूजी का ही जिक्र सुनाई दे रहा है। सभी अपने अनुभव के आधार पर उन्हें याद कर रहे हैं, और याद करें भी क्यों ना। बाबूजी थे ही ऐसे विनम्र और उदार, हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते। डॉक्टर थे तो सारी उम्र जैसे मरीजों के नाम कर दी थी। उनके इलाज से मरीज़ ठीक हो जाते और दुआएं देते। शायद उन्हीं दुआओं का असर है कि हम तीनों भाई बहन खुशहाल जीवन जी रहे हैं। चलो सुरेखा, पंडित जी आ गए, हवन शुरू होने वाला है। बड़े भाई का स्वर सुन उठ खड़ी हुई, आंसू पोंछती हुई बोली, बाबूजी की कमी बहुत महसूस होती है। भाई ने सिर पर हाथ फेर कर कहा, हाँ बहन, वो तो हमेशा रहेगी। बाबूजी के बहाने जब तब आ जाती थी, अब पता नहीं। कहते हुए उसे रोना आ गया। अरे तुम क्यों परेशान होती हो जीजी, हम तो हैं। ये घर तुम्हारे लिए वैसा ही रहेगा जैसा बाबूजी के समय था, छोटे भाई ने आकर कहा। उसने सहमति में सिर हिला तो दिया, पर जानती थी अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा। बाबूजी थे तो और बात थी, उनके सामने कोई खुलकर कुछ नहीं कह पाता था, पर दबी जुबान में कहे गए शब्द उसे अच्छी तरह सुनाई देते थे। मन में उपजे विचारों को झटक वह बाहर आ गई। हवन शुरू हो रहा था। पंडित जी मंत्र उच्चारण के साथ साथ अर्थ समझाते जा रहे थे, पर उसका मन तो कहीं और था। बाबूजी की तस्वीर को एकटक देखे जा रही थी। लगभग 2 साल पहले अम्मा की बीमारी को देखते हुए बाबूजी ने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया था। डिस्पेंसरी बंद कर अब घर पर ही रहने लगे थे। अम्मा का सारा काम वही किया करते थे। अम्मा कभी किसी और की मोहताज नहीं रहीं। बाबूजी खाने के शौकीन थे। आलू की कचौरी, पराठा और खाने के साथ कुछ मीठा तो उन्हें चाहिए ही रहता था। पहले अम्मा बनाती थीं, फिर उनके बीमार पड़ने पर यह जिम्मेदारी बड़ी भाभी के ऊपर आ पड़ी। बाबूजी जब तब उनसे फरमाइश करके कुछ न कुछ बनवा ही लेते थे। वह कभी मन से और कभी बेमन बना देती। बाबूजी खाकर तृप्त हो जाते थे। फिर एक रात अम्मा की तबीयत ज़्यादा खराब हुई। बाबूजी सारी रात जागते रहे, दवाइयाँ दी, इंजेक्शन लगाए, पर अम्मा को रोक न सके। फिर बाबूजी अकेले रह गए। जब वह मिलने आती तब उससे कुछ न कुछ बनाकर खिलाने की फरमाइश करते। नियम से खाना खाते, टहलते और पूजा पाठ करते। यही उनकी दिनचर्या हो गई थी। डायबिटीज़ तो पहले से ही थी, कुछ समय से बीपी भी बढ़ा रहने लगा था। डॉक्टर ने खान पान का अच्छा खासा परहेज बता दिया, पर बाबूजी कहाँ मानने वाले थे। जब भी मौका मिलता अपनी पसंद का खाना और मीठा वह खा ही लेते। अभी 6 महीने पहले की ही बात है। वह रक्षाबंधन पर मायके आई थी। तब बाबूजी कितने कमज़ोर लग रहे थे। उस दिन आलू की कचौरी, खीर वगैरह सब बना था। उसे बार बार लग रहा था जैसे बाबूजी उससे कुछ कहना चाहते हों, पर सबके सामने चुप थे। मौका मिलते ही फुसफुसाकर धीरे से बोले भी थे, बेटी सुरेखा, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो अच्छा खाना बना होगा। थोड़ी कचौड़ी, तरकारी मुझे भी खिला दो। तुम्हारी भाभी तो हमको कुछ देगी नहीं, रोज़ आधा पेट ही खाना देती है। दोबारा मांगने पर कहती है कि परेशान ना करो, जितना देते हैं उतना ही खा लिया करो। ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, फिर परेशान हम लोगों को करोगे। कहते कहते उनका गला भर आया था। आधा पेट सुनकर सुन्न रह गई। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया बाबूजी?
तुरंत अपने साथ लाई मिठाई से 2 पीस बर्फ़ी निकालकर बाबूजी को दे दिए। वह लगभग झपट पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उन्होंने कुछ खाया ही ना हो। अरे अरे, इतना मत खिलाओ सुरेखा जीजी, आप तो चली जाओगी, पर अभी शुगर बढ़ जाएगा या पेट खराब हो जाएगा तो हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। तभी भाभी ने आकर ताना दिया था। तब मन महसूस कर रह गई थी वह, और चलते चलते दबे शब्दों में उसने भैया से कुछ दिनों के लिए बाबूजी को अपने साथ ले जाने की बात कही। तो छोटी भाभी तो कुछ न बोली, पर बड़ी भाभी नाराज़ होते हुए बोली, क्यों बदनामी करना चाहती हैं जीजी? लोग तो यही कहेंगे कि 2-2 बेटों के होते बाबूजी बेटी के घर पड़े हैं। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, हमारी ही जग हंसाई होगी। रहने दीजिए, इतनी उम्र तक किया है, आगे भी कर लेंगे। भैया ने भी पूछा, वैसे तूने ये बात क्यों कही? कुछ कहा क्या बाबूजी ने? नहीं भैया नहीं, वह हड़बड़ा गई और बाकी के शब्द उसके मन में ही रह गए। बड़े भाई से जवाब सवाल कर भी कैसे सकती थी? बचपन से ही बेटियों को भाइयों से दबकर रहने का संस्कार जो कूट कूट कर भरा जाता है। पर जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा तो उसके जन्मदाता तरसी निगाहों से उसे ही देख रहे थे। तब क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। महीना भर बाद ही खबर मिली कि बाबूजी की हालत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है, आकर मिल जाओ। सुनकर छटपटा उठी वह और दूसरे दिन ही उनके पास पहुंच गई। बाबूजी अर्धमूर्छित से थे, उसको पहचान भी नहीं पाए। वह उनके कान में फुसफुसाई, बाबूजी देखिए, मैं आपकी सुरेखा। कई बार आवाज़ देने पर बामुश्किल उनकी आंखें हिलीं। सुरेखा बेटी आ गई। उनकी अटकती सी आवाज़ सुनकर वह यूं खुश हुई मानो बरसों के प्यासे को जी भर पानी पीने को मिल गया हो। हाँ बाबूजी, उसने बाबूजी का हाथ सहलाते हुए कहा। हाँ, बड़ी भूख लगी है बिटिया, बहू से कहो कुछ खिला दे। बताइए क्या खाना है बाबूजी? पूछते हुए उसकी आंखें भर आईं। आलू की सब्जी, रोटी, लड़खड़ाती आवाज़ में उनके मुंह से बोल निकले। वह जल्दी से बाहर आई। तभी भैया भाभी के बातचीत का स्वर कानों में पड़ा। बड़ी भाभी कह रही थी, बीमारी में भी इनको अभी भी खाने की पड़ी है। यहाँ पिछले 2 महीने से अस्पताल में कितना खर्चा हो चुका, उसका कोई हिसाब नहीं। आपने जो कर्ज लिया है वो कैसे चुकाएंगे? देखिएगा, अभी कोई नहीं पूछेगा, पर हिस्सा लेने सब आ जाएंगे। उसे पीछे खड़े देख भैया ने भाभी को टोका, रहने भी दो, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। एक बार बाबूजी ठीक हो जाएं, फिर सब हो जाएगा। उसने भाई से कहकर खाने का इंतज़ाम भी किया ताकि एक निवाला बाबूजी के मुंह में खिला सके। उसे पता था इतने मात्र से ही बाबूजी तृप्त हो जाएंगे, पर देर हो चुकी थी। बाबूजी बगैर खाए पिए भूखे ही इस संसार से चले गए। याद करके उसकी आंखें छलक उठीं। आंसू पोंछते हुए खुद को संभाला। हवन समाप्त हो चुका था। पंडित जी आत्मा के अजर अमर होने का ज्ञान सुना रहे थे। थोड़ी ही देर में बाहर खाना लग गया। लोग खाना खाकर आशीर्वाद देकर वापस जा रहे थे। सुरेखा अनमनी सी कमरे में बैठी हुई थी। चलो जीजी, खाना खा लो। अचानक भैया की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। खाना? वह धीरे से बोली, भूख नहीं है भैया। कोई बात नहीं जीजी, थोड़ा सा खा लो, भैया ने फिर कहा। वह बिना कुछ बोले बाहर आ गई। चुपचाप बिछे हुए आसन पर बैठ गई। थाली में तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे।
पहला निवाला उठाते ही उसकी आँखों से आंसू बह निकले। कानों में बाबूजी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, आलू टमाटर की सब्जी, कचौड़ी, रोटी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।